और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, जो कि आप कह सकते हैं कि दुनिया को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज आप दुनिया को एक हिस्से को, एक चाइना को जानने के लिए, उसके त्यौहार को जानने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आज हम जिसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है क्लास 10 का यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। ठीक है जी, चीनी नया साल, चाइनीज़ न्यू ईयर को कहते हैं चीनी नया साल, जिसको चीनी 9 साल भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर आप लोग जो आज याद करने वाले हैं, मतलब अगर आपको चैप्टर की समझ आ गया तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर द फेस्टिवल्स एंड कल्चर इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। आपको त्योहारों के बारे में एक्सप्लोर करना आएगा, सकाफत के मौके होते हैं उसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। अगर आप लोग जो हैं मीनिंग्स जानना चाहते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। इलस्ट्रेट द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट वो टेंस है जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अभी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है कि पास्ट टेंस दुनिया का वाहिद तरीन ऐसा टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है जी, तो उसके बारे में आपको इलस्ट्रेशन और उसका इस्तेमाल आ जाएगा। आपको समराइज करना आ जाएगा पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो चाइनीज फेस्टिवल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। प्रोड्यूस्ड एन इफेक्टिव ऐसे ऑन अ जनरल सब्जेक्ट, और आपको जनरल सब्जेक्ट के बारे में भी ऐसे लिखना आ जाएगा, मतलब कोई भी आम अगर आप लिखना चाहें तो आपको वो आ सकता है। उसके बाद ये थोड़ी सी खौफनाक किस्म की तस्वीर है जो उनके त्यौहार में एक आती है। प्री रीडिंग के अंदर आप लोग विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर, आपको पता चल जाएगा कि कौन से साल में ज़्यादातर जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेस्टिवल्स, क्या वजह क्या है कि ये लोग इतने त्यौहार मनाते हैं, मकसद क्या है इनके पीछे। व्हाट डू यू नो अबाउट द चाइना एंड चाइनीज़ फेस्टिवल्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना क्या है और चाइना के त्यौहार क्या हैं। तो ये अगर आप रीडिंग से पहले 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो द, आपको पूरी तस्वीर दिखाई जाए ताकि आप थोड़े से आप भी डर जाएं। ठीक है जी, ये फेस्टिवल्स हैं जिसके अंदर वो त्यौहारी मास्क पहन के एक आदमी जो है वो आपको दिखा रहा है कि ये इस तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर 2 थीम एंड विच इज चाइना चैप्टर, चाइनीज न्यू ईयर इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन द चाइनीज कल्चर। बहुत बड़े कल्चर को, मतलब चाइनीज़ के कल्चर के बहुत बड़े फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल चाइनीज़ न्यू ईयर को भी कहा जाता है। जस्ट लाइक अदर एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन चाइना टू, द न्यू ईयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर। चाइना में न्यू ईयर को भी बहुत, मतलब है ही चैप्टर उस पर, तो बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द फैमिली मेम्बर्स स्ट्राइव, मतलब स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं टू बी विद देयर नियर एंड डियर वंस, तो कि हम जाएं अपने करीब और अजीज़ के पास जाकर रुकें। दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम टू अशर आउट ऑफ द ओल्ड ईयर एंड वेलकम द न्यू, तो वो कहते हैं जी हम इस सारी चीज़ों को भुला दें और नए साल को खुशामदीद कहें। विद ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग, बहुत से त्यौहार, बहुत से खाने पीने और बहुत सी खुशियों के साथ। सो वी आर जस्ट ऑन द ग्लॉसरी। ठीक है जी, ग्लॉसरी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत मरतबा बताया कि ये बहुत ज़्यादा अहम होती हैं ग्लॉसरीज। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट द स्पेलिंग्स, किसी भी बोर्ड की बात कर लें आप, इसमें से आपको करेक्ट द स्पेलिंग्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के बोर्ड में आते हैं, और आप लोगों को करेक्ट सिनोनिम्स भी, जिसको आप करेक्ट मीनिंग्स कहते हैं, वो भी इसमें से आपको आते हैं। सो लेट्स टॉक इट। ये कहती क्या है? एसोसिएशन, किसी के साथ ताल्लुक करने को कहते हैं। तो अगर आप कहें मुंसलिक तो आप गलत नहीं है। ठीक है, फीलिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, आपको ऐसा एहसास होना कि आप किसी खास मंजर के लिए, खास मौके के लिए उससे ताल्लुक रखते हैं। सेलिब्रेशंस, पार्टी, मतलब सेलिब्रेशन को तो मनाना कहते हैं कि आप किसी चीज़ को मना रहे हैं। पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, ऐसा मौका, ऐसा ख़ास मौका जिस पर आप किसी चीज़ को मना रहे हैं।
कस्टमरी, यूजुअल फॉर समबडी, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा रवाज, रस्म व रवाज जिसे कहते हैं, तो वो तो किसी के लिए एक आम बात होती है क्योंकि ये बचपन से ही आपके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे होते हैं। गैदरिंग्स, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ अ फैमिली। गैदरिंग्स कहते हैं इज्तिमा को, इज्तिमाई को। तो आपने जो है ये वो चीज़ होती है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा लाया जाता है लोगों को और इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे लोग आते हैं एक ख़ानदान के जो होते हैं। लूनर कहते हैं कमरी को, रिलेटिंग टू द मून, मतलब कि चांद से मुंसलिक, चांद से मतलब कनेक्टेड होता है जो। लूनर, कमरी, कैंची वाले काफ से। पार्ट टेक, टेक अ पार्ट और शेयर इन, ठीक है, मतलब हिस्सा लेना कहते हैं। यू जस्ट कैन से इट पार्टिसिपेट, ठीक है। टेक अ पार्ट और शेयर इन, ठीक है, किसी चीज़ में हिस्से लेना या किसी चीज़ को बांटना। रेसिपिएंट, इसके अंदर वो जो चीज़ों को वसूल करता है, मतलब किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो लेने वाला। रिसीवर, लेने वाला। रेनवाइगोरेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर एंड योर बुक ऑल्सो। रेनवाइगोरेट, इसलिए मैंने इस पर स्टार बना दी है। इसे कहते हैं जी स्ट्रेंथन, दोबारा से ताकतवर होना, ताकत लेकर आना। symbolize, to represent something by means of a symbol, मतलब इलामत, मतलब निशानी, ठीक है, किसी चीज़ की नुमाइंदगी करने के लिए आप कोई सिंबल रख दें। ट्राइड्स, ठीक है, ये जो ट्राइड्स है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए स्टार लगा दी है। इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी वो खुसूसियात, खूबियाँ। इसी पेज पर, पेज 18 पर यूनिट 2 जो आपका चाइनीज़ न्यू ईयर है उसकी वोकैबुलरी के बारे में बात करें। एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि वोकैबुलरी होती है दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स के बारे में आपको पता चले, ठीक है, बहुत से वर्ड्स के बारे में आपको आइडिया हो कि क्या एक्चुअली आप लोग जो हैं मीनिंग्स को जान सकते हैं, ठीक है। गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, आपने इन सारों के वर्ड मीनिंग्स देने हैं और आपको पता चलेगा कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। जैसे कि आप गैदरिंग देख रहे हैं तो इसको भी आपने इज्तिमा पढ़ा है। कस्टमरी देख रहे हैं, इसे आप रवाज भी कह सकते हैं, मामूल भी कह सकते हैं। थॉरली, जिसको कि मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं। कॉमन प्लेस, मामूल की जगह, आम जगह। पार्ट टेक का मतलब मैंने बताया हुआ है हिस्सा लेना। ट्राइड्स अभी बताया आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। रेनवाइगोरेट फिर से ताकतवर होना या ताकतवर बनाना। सो हेयर यू आर, आपके सामने मीनिंग्स हैं। गैदरिंग्स, इज्तिमात और कस्टमरी, मामूल या रवाज। थॉरली, मुकम्मल तौर पर। कॉमन प्लेस, मामूल, वैसे से आम जगह कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस चैप्टर में इसको मामूल कहना है, मतलब आम जगह से लिए हुई चीज़ें। पार्ट टेक, शिरकत करना, हिस्सा लेना, एक ही बात है। ट्राइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका सिनोनिम था उसे कहा जा रहा है खुसूसियात। उसके बाद रेनवाइगोरेट है, रेनवाइगोरेट कहते हैं जी फिर से ताकतवर बनाना, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको, इनके मीनिंग्स जानेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उसके बाद बहुत ज़्यादा आसान है। सो वी वर ऑन पेज 19 और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। आपने पहले तो फॉर्म बनानी है और उसके बाद जो है इनको इस्तेमाल करना है जुमलों में। तो सबसे पहले तो फॉर्म नाउन्स कैसे होती हैं आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट लिखा होगा तो आप उसको इंटेलिजेंस में चेंज कर देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। नाउन से नाउन बनाना तो वो कहते हैं फॉर्म नाउन्स। तो नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन, ठीक है। गैदर, सिंबॉलिक, प्रॉस्पर, डेकोरेट, इनकरेज से आप बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So you can see that we have just make the words and nouns. Gather से gathering, symbolic से symbol, ठीक है। तो अब क्या किया है जी हमने कि इनके सेंटेंसेस भी बना दिए और इनके मीनिंग्स भी बता दिए। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ गैदरिंग ऑफ रिलीजियस लीडर्स, ठीक है जी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है जो वहां पर इज्तिमा इकट्ठा हुआ है उससे वो मुखातिब हो रहा है,
ठीक है, और इज्तिमा किसके हैं? रिलीजियस लीडर्स का। इसी तरह सिंबॉलिक से सिंबल जिसको इलामत कहते हैं, द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। और फिर प्रॉस्पर, प्रॉस्पर कहते हैं प्रॉस्पेरिटी को, मतलब खुशहाली, ये नाउन है और नाउन से फिर एक और नाउन जिसे कहते हैं खुशहाली। द प्रेजेंट गवर्नमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये जो आपकी मौजूदा हुकूमत है ये क्या कहते हैं, बिल्कुल तैयार है कि आपके मुल्क में क्या लेकर आएगी, तरक्की लेकर आएगी और तरक्की के साथ खुशी भी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेकोरेट है, डेकोरेट को कहते हैं डेकोरेशन, ठीक है। ही स्पेंड, आराइश, और आप इसको कहते हैं सजावट भी कह सकते हैं। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेकोरेशन ऑफ द हाउस, घर की डेकोरेशन पर उसने बहुत ज्यादा पैसा लुटाया या खर्च किया। इनकरेज से इनकरेजमेंट, ठीक है, हौसला अफजाई। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट टू मी, मैं तो भूल ही नहीं सकता उसके इनकरेजमेंट के अल्फाज या जो भी उसने मेरे लिए अल्फाज अदा किए थे। So we are going to translate the following paragraph into Urdu. Exercise C, the same page 19. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. ये एक रवायती अमल है, ये एक रवायती अमल है कि ये जो हमारे एडल्ट्स हैं, बड़े जो हैं, वो बच्चों को बंद लाल लिफाफे, छोटे लाल लिफाफे पैसों के साथ भरे हुए देते हैं। लेकिन क्यों? आने वाले साल की दौलत, जायदाद और खुशहाली की अलामत के लिहाज से ये जो हमारे बड़े हैं ये बच्चों को छोटे लाल लिफाफे देते हैं, पैसों से भरे देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ये भी एक बहुत आम सी बात है, जो बड़े जो हैं वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को लाल पैकेट्स पेशकश करते हैं, तोहफे के तौर पर देते हैं। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अंटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ गिवर, ये जो लिफाफे हैं ये नहीं खोले जाने चाहिए जब तक देने वाला घर मतलब देने वाला घर को लेने वाले घर को छोड़ कर ना चला जाए। ये बालगों के लिए एक रवायती दस्तूर है जिसको मैंने रवाज भी कहा है कि वो बच्चों को रुपया पैसे से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है, एक आम रवायत, एक आम बात है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। लिफाफों को उस वक्त तक खोला जाता नहीं है जब तक वसूल कुंदा, मतलब वसूल करने वाला, तोहफा देने वाले के घर को ना छोड़ जा चुका हो। सेम पेज पर आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टैक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने आपको बेहतर तरीके से पहले पैराग्राफ में एमसीक्यूज को बताया हुआ है, तो पैटर्न भी बताएं। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स ऑलवेज बिटवीन जनवरी 21 एंड 20th। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज 2 की बात कर लें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आप बताएं कि कौन से पैराग्राफ में ये डिटेल्स गिवन है। ठीक है, जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, पैराग्राफ 1 के अंदर जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, नहीं जी, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज न्यू ईयर पैराग्राफ 1 में गिवन है। उसके बाद एमसीक्यूज 3 पेज 20 पर आ चुके हैं हम। इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू thoroughly clean their houses before the first day of the new year, on the first day of the new year, on the second day of the new year, before the first day, पहले दिन से पहले ही, न्यू ईयर के पहले दिन से पहले ही उनको मुकम्मल सफाई सुथराई कर लेनी चाहिए, thoroughly, मुकम्मल। hanging up signs and posters
चलें जी, अब ठीक है। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स, जाहिर सी बात है जी, लक एंड हैप्पीनेस है। ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड अंटिल डैश। ये अभी अभी हमने लाइन पढ़ी है कि जो रेसिपिएंट होता है वो जब तक घर ना छोड़ जाए गिवर का। ठीक है जी, तो आपकी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है पेज 20 पर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपकी हर दफ़ा हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो यू जस्ट कैन सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इन दिस चैप्टर एंड दैट वी जस्ट काउंटेड, इफ काउंटेड दे आर 7 क्वेश्चन आंसर्स। When does the Chinese New Year start? ठीक है, एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की अभी इसी वक्त आपकी वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाली है। सो बी रेडी कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आए। एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा और एक एक जवाब को समझाया जाएगा, उसमें आपकी ट्रांसलेशन भी की जाएगी। तो आप इसको अच्छे से सुने, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द समझ में आएगी। Reading comprehension. So the answer the following question. पहला question, when does the Chinese New Year start? The Chinese New Year starts somewhere between January 21st and February 20th. तो आपने देखा होगा कि अभी हमने इसको MCQs में भी सॉल्व किया था। So the second question, why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year Day? ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो they do thorough cleaning of their houses before New Year Day to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to welcome good luck for the coming year. तो इसलिए वो मुकम्मल सफाई सुथराई करते हैं ताकि नए साल के जो दिन है उससे पहले बैड लक को सफाया किया जा सके फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू वेलकम गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और अपने घर को तैयार किया जा सके आने वाले साल की खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए। Third question, and it can be very important question for your board. Which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese New Year and why? आप हमें बता दें जी कौन सा कलर की इजाज़त नहीं है और किस कलर की इजाज़त दी जाती है और हौसला अफजाई की जाती है। अब ब्लैक कलर नॉट अलाउड है क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर के साथ ये डेथ के साथ मुंसलिक है। ठीक है जी, चाइनीज़ न्यू ईयर पर ये नहीं पहन सकते। हाउएवर रेड कलर इज encouraged as it is associated with the warding of bad spirits। जैसे कि ये जो आपका रेड कलर है इसको हौसला अफजाई इसलिए दी जाती है क्योंकि ये जितने भी बदरूहें हैं, बलाएं हैं, इनको भगाने के लिए ये मुंसलिक है या उनसे मिलता है। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर एंड विंडोज सिंबलाइज? जो डेकोरेशंस हैं वो डोर और विंडोज पे सिंबलाइज लक और हैप्पीनेस करती हैं। ये अभी आपने एमसीक्यू में भी पढ़ा था। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, What is the significance of the New Year's Eve dinner? One of the most important question for your board exams. आप अगर थोड़ा सा तवज्जो से सुने तो आपको अभी समझ आ जाएगी इसकी कि the New Year Eve dinner is of great significance. ये बहुत ज़्यादा जो नए साल का जो रात का खाने का मौका है या उसके मौके पर आपका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ विजिटिंग रिलेटिव्स, क्योंकि ये एक ज़रिया है कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो आकर आपसे मिलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ गेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ, और जो कि ये समझा जाता है नए साल का जो ईव डिनर है वो ज़रिया समझा जाता है खुशहाली और लंबी ज़िंदगी का। साल नौ की तकरीब से पहले दिन के शाम, ठीक है, अब ये तकरीब जो है वो आपके ईव को कह रहे हैं, मौके को कह रहे हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन को देखें तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। लिखा हुआ है जी, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज? ये जो आपके लिटिल रेड एनवेलप्स हैं, छोटे लाल लिफाफे हैं, ये पैसों के साथ भरे हुए की क्या इलामत है, क्या निशानी है? द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइजेस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। ये जो छोटे लाल लिफाफे हैं ये पैसों के साथ जो भरे होते हैं, ये इलामत होती है हमारी दौलत और खुशहाली की, जो कि आने वाले साल के लिए होती है।
What is the importance of Chinese New Year for Chinese family? It is an other very important question for your board exams. ये जो Chinese New Year है ये चीनी खानदानों के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने मिलना होता है, बैठना होता है, आपस में खाना पीना करना होता है और अपनी पुरानी यादों को भुला देना होता है और नई यादों को अच्छा बनाने के लिए ये आपस में गैदरिंग करते हैं. The Chinese families come together on the eve of New Year to revive, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ. वेलकम द न्यू ईयर विद द ग्रेट फेस्टिविटीज़, और आप जो हैं ज़्यादा खुशियों के साथ, ज़्यादा तकारीब के साथ, मवाक़ों के साथ, त्योहारों के साथ जो है नए साल को वेलकम करते हैं. इन दिस वे दे reinvigorate themselves for the coming year, और इस तरीके से ये आने वाले साल को खुद को, अपने आप को फिर से ताकतवर बनाते हैं. तो reinvigorate is one of the most important word for this paper, for this board, for this chapter. इसको जरूर आप टिक कर लीजिएगा. बेशक आप यहां पर भी स्टार बना लें, ठीक है, क्योंकि ग्लॉसरी में हम बनाते रहे हैं. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स के ब्लॉक के क्वेश्चन आंसर्स भी साथ किए थे, तो हम इसके भी चैप्टर के ब्लॉक के क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते हैं. व्हाई इज द चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? ठीक है, हर साल में ये बार बार क्यों नहीं इकट्ठे सालों पर आता है, सॉरी एक ही साल पर आता है. तो यू जस्ट कैन सी के लिखा हुआ है कि द डिनर since the Chinese lunar calendar. That was actually question number 2 of the block, and we just have to read this question. हमें ये सवाल पढ़ना था. Since the Chinese lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, so Chinese New Year is never on the same day each year. हर साल एक ही दिन पर नया चीनी साल जो है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि कमरी कैलेंडर के मुताबिक वो जो उस कमरी कैलेंडर की बुनियाद है वो चांद की अशकाल पर है. This is why, that is the reason कि वो हर साल एक ही दिन पर नहीं आता है. अगला सवाल है, व्हाट इज द चाइनीज बिलीव अबाउट द क्लीनिंग हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे? उनकी यकीन क्या है कि अगर वो नए साल के दिन से पहले घरों को साफ कर लेंगे, उस बारे में उनका यकीन बताएं कि वो क्या है. इसका आंसर हम इसी पैराग्राफ में कर लेते हैं. जवाब, डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक. ठीक है, तो चाइनीज़ का बिलीव ये होता है कि अगर हम ऐसे ही सफाई सुथराई कर लेंगे घरों की, तो हम इस तरह कहा जाता है कि जो बदकिस्मती है वो आने वाले साल की, फॉर द कमिंग ईयर ऑल क्लीनिंग मस्ट बी, आने वाले साल की जो बदकिस्मती है, सॉरी जो पुराने साल की, प्रीवियस ईयर की जो बदकिस्मती है उसको सफाया कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है. एंड टू मेक हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर. तो आप इस घर को तैयार कर लेंगे गुड लक, खुशकिस्मती के लिए, आने वाले साल के लिए. तो ये बड़ा आसान सा था कि जी चाइनीज़ का बिलीव क्या है कि वो घर क्यों साफ करते हैं नए साल के दिन से पहले, क्योंकि उनमें ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पुराने साल की जो बदकिस्मती है उसको सफाया कर रहे हैं और अपने आने वाले साल के लिए घर को तैयार कर रहे हैं कि ताकि अब कोई बदकिस्मती हमारे घर में एंटर ना हो. सो दैट इज देयर बिलीव. थर्ड ब्लॉक का क्वेश्चन है व्हाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज? आपकी ये जो डिनर है, रात का खाना है, ये 8 से 9 डिशों पर क्यों मुश्तमिल है? The dinner consists of 8 or 9 dishes because in Chinese language the word 8 means prosperity. इसलिए तो 8 से या 9 डिशें बनाई जाती हैं क्योंकि 8 का मतलब prosperity है और 9 का मतलब जो है वो long lasting है. इसलिए 8 या 9 डिशेस बनाई जाती हैं, ये भी उनका बिलीव है. ये ब्लॉक का लास्ट क्वेश्चन है. इन चाइनीज बिलीव अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्राइट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन. आप बताएं कि क्या ये जो चीनी का यकीन है लोगों के बारे में कि जी जो किरदार के अंदर खसूसियात पाई जाती हैं जिस भी साल में वो लोग पैदा होते हैं, क्या ये हकीकत है या ये राय है, सिर्फ राय दी गई है?
वो कह रहे हैं जी ये सिर्फ एक ओपिनियन है, ना कि ये एक हकीकत है। इट इज़ अ बेसलेस बिलीव, ये एक बेबुनियादी सा अकीदा है एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल हैविंग करेक्टेड राइट्स ऑफ एनिमल्स। और इसको कुछ भी नहीं करना है उन लोगों के साथ जो कि अपनी किरदार के अंदर जानवरों की खसूसियात पाते हैं या हासिल करना चाहते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है उनका। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक आंसर, ब्लॉक क्वेश्चंस। ग्रामर की बात करते हैं और पेज 21 पर मैं कहता हूं कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स आ जाएं तो आपको तो ये पूरी एक्सरसाइज आ जाए। सो जस्ट बी बिल्ड अप योर सेल्व्स, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को एक बना लें, ऐसा एम बना लें कि आज आपने कलेक्टिव नाउन्स को सीख कर रहना है और आज नहीं तो कभी नहीं। सो जस्ट गेट रेडी कि आपको ग्रामर को याद कर लिया जाए और आप ग्रामर को ऐसा याद करें कि आप कभी ना भूल सकें। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ ग्रामर टुडे यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न इज कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स सबसे आसान होते हैं। आप कह सकते हैं जी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ठीक है, आप कह सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, स्टाफ। अगर मैं सोल्जर्स के ग्रुप की बात करूं तो आप उसे क्या कहेंगे, आर्मी। अगर मैं एक स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात क्या करूं तो आप उसे क्या कहेंगे, क्लास। सो दैट इज वेरी इजी। आई डोंट नो कि व्हाई जस्ट स्टूडेंट्स फील दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने परेशान होना ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। अभी आज आप मेरे साथ जो है इसको कर लें और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो सकती है। सो जस्ट गेट रेडी। पहला जुमला है इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली, ठीक है। फैमिली हम क्यों लिख रहे हैं जी, जाहिर सी बात है ये हमारे जो आपस में भाई बहन और माँ बाप होते हैं ये मिलकर, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर फैमिली बनाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें फैमिली लिख दी। टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। उसके बाद है जी द डैश अपलॉडेड हार्टिली, तो उसने आपको ऊपर ऑप्शंस भी दी हुई हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ऊपर से आप पिक कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो कंसर्ट के ऊपर जो है हमारी ऑडियंस ही हमें तालियां बजाएगी ना, तो हम इधर लिख लेते हैं ऑडियंस, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद लिखा हुआ है जी द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, तो हमारी जो फिजिक्स लेसन लेने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारी एक क्लास है स्टूडेंट्स की, वही जो है वो क्लास जो है वो फिजिक्स का लेसन लेती है। उसके बाद अगर आप देखें द डैश ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा सारे रॉबर्स हैं तो वो आपकी गैंग कहलाएगी। तो गैंग जो है वो उसने जो है अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गैंग ऑफ रॉबर्स को। अ डैश पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, तो बहुत से क्राउड, बहुत सा रश, हजूम इकट्ठा हो गया था वहां पर हादसे के जगह पर। The dash took many important decisions as its monthly meeting, तो ये जो मंथली मीटिंग्स अटेंड करते हैं शायद उनको अच्छे से पता हो, ये हम कमेटी को कहते हैं, द कमेटी, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है एज अ कमेटी। टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज इट्स मंथली मीटिंग। द डैश ऑफ पाकिस्तान, ये क्रू होता है, क्रू, ये भी कुछ लोगों से मिलकर बनता है, जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स क्रू लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है। साथ ही हम जो है एक बहुत क्रिएटिव ग्रामर की चीज को करने वाले हैं, जो जस्ट बी विद मी, बी अलर्ट कि आप लोग आज यूज ऑफ मस्ट और मस्ट नोट को भी कर लेंगे। अच्छा, हम वैसे अगर डिस्कस करें तो ये जो मस्ट है इसका मतलब क्या होता है, जरूरी। You must come home today, आज तुमने जरूर घर आना है, because I have make a pasta for you, मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है। तो ये must और must not आपको समझ में आ गया होगा। उसने साथ लिख भी दिया है कि strong obligations को must कहते हैं और strong prohibition, मतलब prohibit से लफ्ज निकला prohibition, उसको आप कहते हैं must not। तो ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, ठीक है। अब ये देखें, आप समझ रहे होंगे कि मस्ट का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि मना किया जा रहा है कि आपने नए साल से पहले सारी सफाई सुथराई को जरूर मुकम्मल कर लेना है, मस्ट। और उसके आगे लिखा हुआ है कि मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, आप उनको बहुत
ज़ोर से मजबूती से मना कर रहे हैं वालदा को, वालदा हमें कह रही है, बच्चों को कह रही है कि आप ये जो आपकी माचिसें होती हैं जिससे आप चूल्हा या अपना जो स्टॉक है उसको लिट करते हैं, जलाते हैं, तो वालदा कह रही है आप उनसे मत खेलें, दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू, मस्ट नॉट, आपको उनसे नहीं खेलना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप लोगों को अब मस्ट और मस्ट नॉट की तो बिल्कुल 110% समझ में आ गई होगी। चले आए आपको आजमाते हैं कि आप इसमें क्या लगा सकते हैं, मस्ट या मस्ट नॉट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मस्ट और मस्ट नॉट। पेज 22 पर आप यूनिट 2 के जो आगे हैं, चाइनीज न्यू ईयर के यूनिट 2 के पेज 22 एक्सरसाइज पर आगे हैं। तो पहले एमसीक्यूज को देख लेते हैं। शी डैश ईट सो मच शुगर, तो हम इधर क्या कहेंगे, शी मस्टंट मतलब मस्ट नॉट eat so much sugar. Students must pass, जरूर पास होना चाहिए, an entrance examination to the study at this school. You must tend, must not watch so much television. ये आपको strongly prohibition सिखाई जा रही है और ये आपको strong ऑब्लिगेशन सिखाई जा रही है। तो इस चीज को आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे। He must take some medicine for that cough, must। ठीक है जी। विजिटर्स जो हैं आपके वो क्या करते हैं, विजिटर्स आपके आपको मस्ट नॉट स्मोक करने को कह रहे हैं। ठीक है जी। आई थिंक स्क्रीन इज नॉट डिस्टर्ब, यस। विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। ठीक है जी। इसके साथ ही आपके नीचे एक और हमारा फेवरेट ग्रामर का पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज समथिंग लाइक टेंसेस, as you have done the tenses in your unit 1 exercise also. Now you are in your unit 2 exercise. आपने present indefinite और present continuous को बहुत अच्छे से करना है ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी में ना रहें कि आपको ये ना पता चले कि present indefinite और present continuous tense की पहचान कैसे करते हैं। तो present indefinite क्या होता है जी, आपकी first form of verb do और does का लगना, और अगर नेगेटिव है do और does का नेगेटिव को शो करना, do not, does not। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहते हैं कि आप is और am को फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को यूज करें तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी समझ में आ जाता है। हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, मजीद आपको इसकी समझ में आएगी। मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। तो हम पहले को अगर टच करें तो ज्यादा के साथ सबको पता है, इफ वी आर जस्ट यूजिंग यू दैट इज एक्चुअली प्लूरल, इसको कहते हैं प्लूरल। आई, वी, दे, यू, ये सब के सब प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ लगता है डू हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमने इसको नेगेटिव शो करना है, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। ठीक है, तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है। उसने सिर्फ नॉट और लाइक की ऑप्शन दी थी। हेल्पिंग वर्ब हमने खुद जज किया क्योंकि ऊपर उसने हेडिंग दी हुई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो मैंने अभी बताया है कि सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो प्लूरल इज यू, यू ज्यादा है, ज्यादा के साथ आप देख रहे हैं डू लग गया, नॉट मेंशन था हमने एज इट इज लिख दिया, लाइक हमने लाइक ही रहने दिया। ठीक है, यू डू नॉट लाइक द चॉकलेट। She is not studying, वो पढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, शी गिवन था, शी के साथ सिंगुलर में हमने इज का इस्तेमाल किया, नॉट के साथ मतलब नेगेटिव लगाया और स्टडिंग एट द मोमेंट लगा दिया। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। So let's talk about the third MCQ. They dash, तो ज्यादा के साथ डू लग गया, नॉट एज इट इज रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है। दे डू नॉट ईट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, दैट्स मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वी आर नॉट, और अब जारी सी बात है आर नॉट लग गया है तो आप वर्किंग कर देंगे। वी आर नॉट वर्किंग नाउ।
ठीक है, ज्यादा के साथ मतलब प्लूरल के साथ आर लगता है, और नेगेटिव तो हमने पहले ही शो कर दिया, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ताकि हम इसको बना सके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट रेन्स। ठीक है जी, ये भी समझ लें कि अगर ही शी इट होता है तो उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस आईएस या एस लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इट रेन्स अ लॉट हियर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग, ये आपका बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। अब इंशाल्लाह हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से टेंसेस, बहुत सी ग्रामर आज और इसी वक्त इसी वीडियो में कर चुके हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, और मैंने आपको लिंक्स शेयर किए हुए हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल में टेंसेस समझने हैं, यू आर देयर ऑन जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको जो चाहिए वही इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा एजुकेशन से मुतल्लिक। सो डोंट बी लेट, जस्ट बी विद अस और हमसे पढ़ें, और आपको हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक्सरसाइज डी, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लास्ट चैप्टर में भी हमने की है थी, जिसको कहते हैं पंक्चुएशन, रमूज़ो औकाफ। अब पंक्चुएशन क्या चीज़ होती है मैंने आपको बताया हुआ है। रमूज़ो औकाफ कहते हैं जी फुल स्टॉप और आपका जो है डॉट, ठीक है, आपका सवालिया निशान, एक्सक्लेमेटरी निशान, आपके जो हैं इन्वर्टेड कॉमास, अपॉस्ट्रोफी एस, मतलब सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, उसमें रमूज़ो औकाफ में, मतलब कि इंग्लिश में हम उसको पंक्चुएशन कहते हैं। सो जस्ट नॉट लेटिंग आवर टाइम वेस्टेड, स्टार्टेड। ऑन का ओ बड़ा हो जाएगा, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर के जो सारे स्पेलिंग्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद कॉमा आएगा इधर ईयर के बाद। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट relatives and partake in a large dinner, ठीक है जी, where a number of specific foods are served। इधर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, और फुल स्टॉप के बाद आपको पता है हर अल्फ़ाबेट के जो है वो स्पेलिंग बड़े हो जाते हैं। हर मतलब जो शुरू में होता है, यहाँ पे आई ओ डब्ल्यू ओ कुछ भी होगा, आपने उसको कैपिटल कर देना है। तो आई यहाँ पे कैपिटल हो गया। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव। अब देखें यहाँ पर फिर न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू को बड़ा कर दें, ईयर के आगे अपॉस्ट्रोफी लगाएं, और ऐसे ये देखें ये गैप दिया हुआ है, बड़ी अच्छी हिंट दे देते हैं अपॉस्ट्रोफी लगाने की। ईव का जो है वो ई बड़ा कर दें आप। डिनर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज या चाइनीज़ वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी। जो 8 है उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी को भी आप कॉमास में लिखें, एंड द वर्ड 9 को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और क्लोज करें, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। इसको भी अगर आप कॉमास में लिखें और फुल स्टॉप लगा दें, तो ये आपकी पंक्चुएशन है, और इतनी आसान है। अभी आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। So there is your solution of punctuation on the eve of Chinese New Year, comma, it is customary visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. Served के बाद full stop, आई बड़ा। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner। मैंने आपको कहा था years में उसने s और year में गैप दिया, apostrophe लगा दें। In Chinese language the word 8 के भी inverted commas, prosperity के भी inverted commas, 9 और long lasting, इन सब के inverted commas आपको नज़र आ रहे होंगे कैसे आपने पुट करने हैं, और आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, जो कि आपका पैराग्राफ एंड कर देता है। जैसा कि हमने पिछले पेज पर, जो कि 22 पेज है, उस पर हमने पंक्चुएशन की है। अब जब हम नेक्स्ट पेज 23 पर आए हैं, तो हम देख रहे हैं यूज ऑफ हाइफन। आपको बताता चलूं कि ये जो हाइफन है ये भी पंक्चुएशन है, ये भी पंक्चुएशन की ही एक हिस्सा है। तो हाइफन्स आर यूज्ड टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ लाइन व्हेन द वर्ड कैन नॉट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन। देयर आर 6 रूल्स टू फॉलो। डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स, it means that one syllable words are never divided। ठीक है, तो एक लफ्ज भी कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। और देन हाइफन गोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। इनकरेक्ट आप देख लें और आप करेक्ट देख लें, ठीक है। स्पोर्ट, SUPPROT। स्लेबल्स बिल्कुल आखिर में आपको नजर आ रहा होगा, स्लेबल ये PORT पोर्ट।
इसके बीच में जो है ये हाइफन है। इसी तरह स्पोर्ट को आप देख लें, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, एस के बाद अपोर्ट, और इनकरेक्ट ये भी है, सू के बाद पोर्ट, ठीक है, सब अलग है और पोर्ट अलग है, तो ये भी स्पोर्ट है, ठीक है, और ये भी स्पोर्ट है। मतलब इनको दोनों तरीकों से आप इस तरह इनको हाइफन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग, यू जस्ट कैन सेपरेट इट, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें तो प्रीफिक्सेस वाला रूल भी है, और डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव वाला भी है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस मेक नेचुरल डिविजन्स, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटर अलैदा, नेशनल अलैदा, प्रीफिक्सेस भी बन गया, सफिक्सेस भी, प्रीफिक्सेस पहला और सफिक्सेस आखिर में, मतलब लाहका, साबका, लाहका। फिर डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान इस तरह नहीं लिख सकते, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें कि रूल आपका 5 है, वो आपसे क्या कह रहा है कि I think now it's clear, yes, there should be at least 2 letters plus the hyphen on the first line, 3 letters on the second, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 letters और बाकी 2 letters, ठीक है। उसने कहा है कि there should be at least 2 letters, अभी हमने 3 लिख दी हैं, on the first line and 3 letters on the second। तो SUP सब, फिर हाइफन, फिर पोज्डली, डिवाइड हाइफनेटेड वर्ड यूज्ड यूजिंग द हाइफन ऑलरेडी इन द वर्ड। आपने देखा है कि मदर इन लॉ में पहले से ही हाइफन यूज है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, मदर को भी लादा कर दिया, इनको भी और लॉ को भी, तो ये 2 हाइफन यूज हुए हैं, तो ये आपका कुछ हाइफन का केस है। अच्छा, अब ये जो पेज 24 है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे है, आपने देखा होगा कि बहुत सी डिक्शनरीज में कि आप किस तरह से कोई चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं। अभी आपने यूज ऑफ हाइफन की है, अब आप करेंगे वर्क इन ग्रुप्स एंड मार्क हाइफन्स एज यूज्ड इन योर नोटबुक्स, मेक करेक्शंस इन केस यू हैव रॉन्गली यूज्ड द हाइफन्स। आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने देखना है कि आपका जो हाइफन है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। द मार्क दिस शोज द मेन और प्राइमरी स्ट्रेस इन अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेटल, और ये आप देख सकते हैं इन्होंने इस हाइफन से इस चीज़ को अलहदा कर दिया, ग्रुप्स या हाइफन इज स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल, ठीक है। और ये इन्होंने नीचे आपको मेटाफोरिक किस्म की सारी डिक्शनरी और यूज़ ऑफ हाइफन का आपको उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं मेटल के बीच में हाइफन है, और ये मेटालिक के बीच में हाइफन है, ठीक है, मेटलॉइड के बीच में, मतलब डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने हाइफन इस्तेमाल करने की, ठीक है। और लास्ट में उसने एक और एक्सरसाइज आपको दे दी है कि लुक एट द सैंपल ऑफ डिक्शनरी पेज, ये मैंने आपको डिक्शनरी पेज भी दिखाया था। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट हैव बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेसेस, हाउ मेनी सिलेबल्स डज ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैव एंड विच सिलेबल हैज प्राइमरी स्ट्रेस एंड विच सिलेबल हैज सेकेंडरी स्ट्रेस। हर चैप्टर के आखिर में आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स दिए होते हैं, द वे यू जस्ट स्पीक, द वे यू जस्ट टॉक इन इंग्लिश। ये आपको हमेशा मैंने हर एक्सरसाइज में बताया है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको आपस में डिस्कशन करनी पड़ेगी। फेस्टिवल्स अ प्लेजेंट ब्रेक फ्रॉम डल रूटीन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपने जो फेस्टिवल्स हैं अगर उस पर डिस्कशन करनी है तो आप लोगों ने आपस में बातचीत शुरू करनी है कि जी कौन सा फेस्टिवल जो है हमें मनाना चाहिए। यू मे फोकस ऑन पर्पस, सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल। जब आप बात करें तो मकसद और उसको कैसे मनाया जाता है, उसकी अहमियत, जो भी फेस्टिवल है उसको आप देख लें। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू गिव रीजंस, और ये तमाम आपके एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें जो कि हर चैप्टर के हम एंड में बात करते हैं, समराइज द लेसन बाय अरेंजिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर क्रोनोलॉजिकली। टाइटल ऑफ द लेसन, बिफोर फेस्टिवल, ये उसने आपको एक तरीका बता दिया है कि आपने कैसे समराइज करना है,
ठीक है, तो अगर आपको समराइज करना आता है तो आप खुद से लिख सकते हैं, वरना वी आर हेयर टू हेल्प यू। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह समराइज करते हैं। तो ये आपके सामने पैराग्राफ समराइज कर दिया गया है। लिखता है द चाइनीज फैमिलीज, ये आपके पूरे चैप्टर को समराइज किया उसने। द चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउस बिफोर द न्यू ईयर्स डे टू वेलकम गुड लक। ठीक है, ये जो चीनी खानदान वाले हैं ये मुकम्मल सफाई सुथराई करते हैं नए साल को खुशामदीद कहने के लिए, खुशकिस्मती के लिए। दे डू नॉट वेयर ब्लैक क्लोथ्स, जैसे कि हमने पढ़ा है ये एसोसिएशन विद डेथ है। हाउएवर वेयरिंग रेड क्लोथ्स, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसको रेड को इनकरेजमेंट के लिए पहना जाता है। दे बिलीव दैट रेड कलर वार्ड्स ऑफ बैड स्पिरिट्स, उन्हें ये यकीन है कि ये जो आपका रेड कलर है इसको बदरूहों को साफ करने के लिए, भगाने के लिए होता है। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद साइंस एंड पोस्टर्स, द चाइनीज वर्ड फू इज रिटन ऑन देम। तो वो पोस्टर्स और साइंस पर जो लफ्ज फू लिखा होता है उसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस। ये भी आपको चैप्टर में बताया हुआ है। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर चाइनीज विजिट देयर रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और वो जो रिलेटिव्स हैं वो आपस में मिलते हैं, हिस्सा लेते हैं और एक बहुत बड़े खाने में शमूलियत करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, ठीक है, स्पेसिफिक डिशेस। आपको 8 या 9 डिशेस मिलेंगी उसमें, जो कि आप स्पेशली उधर उस इवेंट पर देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं आपस में। इन चाइनीज फैमिली 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं जी खुशहाली को, और लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं हमेशा से रहने वाला। द एडल्ट्स गिव चिल्ड्रन एंड अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका भी मैंने आपको मीनिंग क्लियर किया हुआ है। Every year is associated one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Zodiac कहते हैं बेरूज, चीनी बेरूज, जिसके मुताबिक 12 जानवरों के मुताबिक जो भी जिस भी साल में पैदा होता है और उसकी उस जानवर जैसी खसूसियत होती है। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits. ये मैं आपको भी समझा चुका हूँ। It is a festival of great significance of Chinese culture. ये आपकी जी समराइज करके आपको बता दिया गया है। राइट एन ऐसे ऑन आर कल्चर फेस्टिवल्स, आपने 220 से 250 तक के वर्ड्स पे ये जो है अपना ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी लिखना है, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक भी लिखना है। ये फिर आपको कीज बताई हुई हैं, की आइडियाज़ बताए हुए हैं पैराग्राफ्स के, कि स्पोर्टिंग डिटेल्स आपने लाजमी देनी है, और उसके बाद आखिर में आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी देना है। ले जी आपके सामने आर कल्चरल फेस्टिवल्स की जो है ऐसे 220 to 250 वर्ड्स के लिए अवेलेबल है। आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा एंड ईद मिलादुल नबी एंड मुहर्रम। ऑल दीज फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट आर कल्चर। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट शवाल. It is thanksgiving occasion for all Muslims, especially those who have observed all the fasts during the Ramadan. It reminds us that in a Muslim society, celebrations and joys are to be shared with all. Eid al-Adha is celebrated every year on the 10th of Zilhijjah. It reminds us of the event when Hazrat Ibrahim alayhi Islam offered his son to be sacrificed in the way of Allah Almighty. The Muslims sacrificed animals on this Eid in the way of Allah Almighty and distribute meat among relatives and the poor. Muharram is celebrated every year to remind people of the martyrdom of Hazrat Imam Hussain Raziyallahu anhu, the grandson of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, Khatib an-Nabiyyin. This day is observed with sorrow and grief. On the 10th of Muharram, funeral processions are taken out. This day reminds us about the tragic event when Hazrat Imam Hussain Raziyallahu anhu and his companions sacrificed their lives for the cause of Islam, fighting against the Yazid's army. Eid Milad al-Nabi is celebrated on the 12th of Rabiul Awwal. Our Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatib an-Nabiyyin, was born on this day. Masajid, bazaars, roads and buildings are beautifully decorated and illuminated on this day. Apart from these, some other festivals are also celebrated in Pakistan, such as Christmas, Durga Puja and Diwali by Christians and Hindus respectively.
सो बाय दिस वी जस्ट हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। बहुत बहुत आप लोगों को जो है खुशी होगी ये जानकर कि अब जो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ थी वो बहुत आसान हो गई हैं। ठीक है जी। अब एक लास्ट चीज़ जो आपके फर्दर रीडिंग एक्टिविटी है उसको आप देख सकते हैं कि जी सर्फ इंटरनेट करना है आप लोगों ने, नेम्स ऑफ एनिमल्स देखने हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आर्ट कल्चर फेस्टिवल्स के अंदर या चाइनीज़ के बारे में कोई भी नाम अगर आप जानना चाहें तो आपको ये फर्दर रीडिंग एक्टिविटी में बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है अबाउट 2 more फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड। शेयर योर फाइंडिंग्स। मतलब आप जितना ज़्यादा भी काम करना चाह रहे हैं, अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप लोगों को इंग्लिश क्या, इनकी एक्सरसाइजेस क्या, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एंड जस्ट लेट अस नो इफ़ यू जस्ट नीड द होम ट्यूशंस और एनीथिंग, एनी हेल्प इन आवर स्टडीज़ और इन आवर एनी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून विद अस। आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल थोड़ा सा आपने स्क्रॉल नीचे करना है और चैप्टर आपको 3 नज़र आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शंस में आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। ग्लॉसरी कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप जस्ट उसके सेकंड्स को, मिनट्स को क्लिक करें और आप डायरेक्ट उस पर जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.